वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए ये डायरेक्ट हिट सीरीज है। इसमें टॉप 1 ईयर के करंट अफेयर्स और जीएस के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जितनी भी सीरीज में वीडियो आएंगी सबको देखना, आपकी जो है एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये करंट अफेयर कोर्स है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज है और ये फुल कोर्स है। जो 2020 का कोर्स आया था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट लॉन्च द मिलेट मिशन विच एम टू ब्रिंग मिलेट बैक टू इट्स फील्ड एंड फूड प्लेट बाय एनकरेजिंग फार्मर टू ग्रो द क्रॉप्स। तो कौन से स्टेट ने जो है मिलेट मिशन जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा ने जो है मिलेट मिशन लॉन्च किया है। तो इस बार एग्जाम के लिए मिलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट में भी मिलेट का डिस्कशन है और बजट में जो है मिलेट को एक वर्ड दिया गया है, एक नाम दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो क्या वर्ड है। ये हमने जो है अपना इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाला जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है, हमने उसमें भी ये डिस्कस किया है, तो आप उसको वीडियो को देखना। वो बहुत ज्यादा लूसिड फॉर्म में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डाटा बना हुआ है, तो आप उसको देखना। इकोनॉमिक और बजट सर्वे आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट वो है, वहां से ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली उड़ीसा ने जो है मिलेट मिशन, उड़ीसा मिलेट मिशन नाम से है, तो मिलेट दिया है। तो मिलेट जो है एक तरह का खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप है जो उसका सोइंग सीजन होता है जून जुलाई होता है। तो आप देखना मिलेट जो है ज्यादातर एरिड रीजन में जो है सब में पाए जाते हैं। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट है और 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो घोषित किया गया है। अब मिलेट प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मिलेट प्रोडक्शन में जो है बाजरा जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है 60%, फिर उसके बाद ज्वार हो गया, फिर उसके बाद रागी हो गया, फिर उसके बाद जो 21-22 का जो प्रेडिक्शन है ये आपका एपिडा का प्रेडिक्शन है। लेटेस्ट प्रेडिक्शन जो है एपिडा पे यही लिखा हुआ है 21-22 का, 4th एस्टिमेट का। उसमें राजस्थान सबसे टॉप नंबर पे है 27%, महाराष्ट्र उसके बाद है, फिर यूपी उसके बाद है, फिर कर्नाटका उसके बाद है। तो मिलेट अच्छे से ये हमने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली। अगर और भी कुछ मिलेट से रिलेटेड होगा हम आगे वाले अपकमिंग वीडियोज में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस बार के लिए जो मिलेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। आई थिंक एक आध क्वेश्चन तो मिलेट से जरूर ही आने वाला है। तो आप देख लीजिए मिलेट प्रोडक्शन में राजस्थान सबसे ऊपर, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। फिर कंट्री प्रोडक्शन में जो है इंडिया टॉप पे है, 19% करता है, फिर यूएसए करता है, फिर नाइजीरिया करता है, फिर चाइना करता है। एरिया में जो है वो राजस्थान टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका है, फिर यूपी है। ईल्ड में जो है ये थोड़ा अलग है, इसको देख लेना। ईल्ड में आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। तो जितने 6 स्टेट हैं, जैसे राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 83% इन द टोटल मिलेट प्रोडक्शन। तो 83% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया कमेंस्ड इन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में कब कमेंस्ड हुआ है? तो ये हुआ है 1968 में। 1968 में कमेंस्ड हुआ है और इसको इंडिया में जो लेड किया है वो किसने किया है? एमएस स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड में जिसने लेड किया है वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो वर्ल्ड में जो लेड किया है तो 1968 में हुआ है एंड एमएस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में जो है नॉर्मन ई बोरलॉग ने लेड किया है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन एंडेवर इनिशिएटेड बाय। तो अगर देखो, अगर क्वेश्चन में इंडिया नहीं लिखा होगा तो इसको वर्ड ही मानना। तो वर्ड में जिसने किया है नॉर्मन ई बोरलॉग ने, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर नहीं है? नॉट है तो ध्यान रखना, नॉट द फीचर। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। फिर दूसरा, डिक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड। तीसरा हो गया, यूज ऑफ द लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, थ्रेशर एंड हार्वेस्टर। डी हो गया, प्रोविजन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी। तो इसका आंसर हो गया बी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स है, इनका यूज जो है वो इंक्रीज हुआ था, ना कि डिक्रीज हुआ था। तो दिस इज द इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स आए, लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी यूज हुई और इरिगेशन फैसिलिटीज का जो है प्रोविजन आया। तो ये आपको जो है सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप यहां से देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट इन द वर्ल्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर है आंसर डी, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो 2020 का डाटा है, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट, 41% ऑफ द टोटल शेयर इसमें करता है। और मेजर मिलेट एक्सपोर्टर जो है यूएसए, रशिया, फेडरेशन, यूक्रेन या, और टॉप 3 इंपोर्टर जो है मिलेट के फ्रॉम इंडिया से वो है नेपाल, यूएई एंड सऊदी। तो ये जो डाटा है वो आप देख लेना। इंडिया का जो फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ ओपन हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो ओपन हुआ है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में पाल्क बे में ये हुआ है फर्स्ट। तो डुगोंग जो है बेसिकली आपका शेड्यूल 1 के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो लॉस्ट हो रही है, बिकॉज डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस। हैबिटेट इनके लॉस हो रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो इनकी डिक्लाइन हो रही है। तो तमिलनाडु ने जो है विद द हेल्प ऑफ द डेनमार्क कंट्री, डेनमार्क के साथ ये जो है डुगोंग कंजर्वेशन बना रहा है। तो डुगोंग को जो है बेसिकली सी काउ भी बोलते हैं, और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एसआरबी इंडेक्स सेक्स रेशियो एट बर्थ इज। तो 2019-2020 का जो नेशनल एसआरबी इंडेक्स है सेक्स रेशियो एट बर्थ वो कितना है? तो इसका है आंसर 934। तो जो आपका एसआरबी इंडेक्स है उसमें 2014-15 में जो सेक्स रेशियो था वो 1918 हो गया, और फिर उसके बाद 19-20 में जो सेक्स रेशियो है वो 934 हो गया। तो बेसिकली ये 16 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है। और आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019-21 में, उसमें जो है सेक्स रेशियो आपका 1020 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 1020 नेशनल हेल्थ सर्वे 5th, जो अभी लेटेस्ट वाला है। लेटेस्ट वाला यही है जिसमें अपनी रिपोर्ट इसने सबमिट करी है, 2022 में रिपोर्ट सबमिट करी है, तो उसमें ये 1020 है। तो एग्जाम में ये देखना कि किस तरह से किसके अकॉर्डिंग डाटा पूछा गया है। 19-20 का पूछा गया है, 19-21 का पूछा गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो जो भी एग्जाम में कोट करा हो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप चूज कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नोटिफाई इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। तो कौन से स्टेट ने फर्स्ट नोटिफाई किया है इंडिया की फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है कडावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्रूर दिंडीगुल। ये आपकी ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट को याद करने की। तो बेसिकली कडावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बेसिकली जो स्लेंडर लॉरिस हैं नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका पाए जाते हैं। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, आईयूसीएन स्टेटस है, और ये शेड्यूल 1 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है। तो वैसे हम जैसे शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, सारे शेड्यूल हम डिस्कस करते रहेंगे किनके। जैसे शेड्यूल 1 है वो हाईली प्रोटेक्टेड होती हैं इसमें स्पीशीज। तो आपका होमवर्क है कि आप जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नॉर्मली जो है शेड्यूल आप पढ़ के आइएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आइएगा शेड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी रहेगी। इप्समार इज अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमंग। तो इप्समार जो है जॉइंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है किसके बीच? इसका आंसर है आंसर डी, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये 4 कंट्री नहीं है, इसमें 3 ही कंट्री हैं, इंडिया, ब्राजील और ये साउथ अफ्रीका। ऐसे से साउथ अफ्रीका है, 3 कंट्री हैं इसके अंदर। तो ये इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और 2008 में इनिशिएट हुआ था। अभी इस वाली में जो INS तरकेश है वो रीच करा है पोर्ट
गुएपेरा, जिसको पोर्ट एलिजाबेथ बोलते हैं साउथ अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोर्ट एलिजाबेथ कहाँ है, पोर्ट गुएपेरा कहाँ है। तो इसकी जो है मैप में लोकेशन देखिएगा कहाँ है, ये मैप में लोकेशन पोर्ट एलिजाबेथ किधर साइड है। इसरो इज डेवलपिंग अ रॉकेट नेम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल टू रिप्लेस। तो इसरो एक रॉकेट बना रहा है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, तो ये किसको रिप्लेस करेगा, सॉरी यहाँ नंबरिंग गलत हो गई है तो आप देख लीजिएगा। तो ये इसरो किसको रिप्लेस करेगा, तो इसका आंसर है आंसर सी PSLV। तो जो आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है वो किसको रिप्लेस करेगा, PSLV को। तो PSLV को जो है नेक्स्ट जनरेशन रिप्लेस करेगा। तो बेसिकली ये इंडिजीनियसली डेवलप एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है इसरो का। एंड जो NGLV है वो आपका सेमी क्रायोजेनिक जो है टेक्नोलॉजी यूज करेगा, जो एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों होगी। जो ये NGLV है ये बेसिकली रीयूजेबल होगा। तो आपका जो PSLV है वो आपका थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, आपका PSLV थर्ड जनरेशन, फिर उसके बाद GSLV आया था, तो PSLV थर्ड जनरेशन है। और इसमें क्या है, इट इज अ फर्स्ट लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज। तो लिक्विड स्टेज के अंदर होता है, इसमें जो है 4 स्टेजेस होती हैं। तो जो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड है वो सॉलिड है और सेकंड एंड फोर्थ है वो लिक्विड है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सॉलिड एंड सेकंड एंड फोर्थ जो है वो लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन, नामदापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये इसका आंसर है आंसर डी अरुणाचल प्रदेश। तो चंगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी डिक्लेयर किया है कि जो कल्टीवेशन ऑफ द लार्ज कार्डमम जो बड़ी वाली इलायची होती है नामदपा नेशनल पार्क में इलीगल। तो ये कल्टीवेशन जो है कार्डमम की इलीगल होगी। तो जो नामदपा जो है उसने अपना नाम लिया है कि ये ओरिजिनेट होता है, रिवर जो ओरिजिनेट होती है और ये आपकी नोया दिहांग रिवर से मीट करती है। तो इट्स मीट नियर द नोहांग दियांग। तो बेसिकली इट्स द रिवर ओरिजिनेट होती है। तो नामदपा अरुणाचल प्रदेश में रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये मीट करती है नोहांग दियांग रिवर। तो नोहांग दियांग रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो नाव दियांग रिवर जो है दिहिंग रिवर, सॉरी नोयांग दिहिंग रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो हम ज्योग्राफी ये मैपिंग वैपिंग भी जो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च इन, तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2009 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो बेसिकली हेमिस नेशनल पार्क जो है वो बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया एंड यहाँ जो है गुड प्रेजेंस ऑफ द स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो हेमिस नेशनल पार्क आपका कहाँ है, इट इज इन लद्दाख। तो स्नो लेपर्ड जो है वो आपका IUCN स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल, और ये शेड्यूल 1 में आता है, मतलब इट्स हाईली प्रोटेक्टेड। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेंथेरा यूनिसिया। तो दिस इज द साइंटिफिक नेम। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है तो स्नो लेपर्ड की कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन इन डैश हेडेड बाय काका केलेकर। तो पहली बार आंसर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन किसने हेड की थी, तो काका केलेकर ने की थी। इन विच ईयर, तो इसका आंसर है आंसर सी 1953। 1953 में जो है फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो है वो फॉर्म्ड हुई थी। तो बेसिकली जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2018 में आया था, वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसको करता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द सेकंड बैकवर्ड कमीशन इन डैश। तो सेकंड बैकवर्ड कमीशन कब फॉर्म हुई थी, ये हेडेड थी बाय BP मंडल, तो इसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं। तो ये 1979। तो आपकी काका केलकर कब हुई थी, 1953, और ये 1979। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, 53 एंड 79। तो 1973 में हुई थी एंड
तो 1978 में क्या था कि जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने अनाउंस किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि एक कमीशन सेटअप होगी। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो 1 जनवरी 1979 में इशू हुआ था। एंड जो बीपी मंडल हैं, जिनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो फॉर्मर आपके चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो उनको मोरारजी देसाई ने उनको अपॉइंट किया था एज अ कमीशन फॉर द सेकेंड बैकवर्ड क्लास। एंड ये कमीशन जो है फॉर्मली इनॉग्रेट हुई 1979 मार्च में। एंड उसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी है 2 साल बाद। रिपोर्ट कब सबमिट करी? रिपोर्ट सबमिट हुई 1980 में। और फॉर्मली कब इनॉग्रेट हुई कमीशन? 1979 में। इसमें कॉन्स्टिट्यूट हुई, फॉर्मली इनॉग्रेट हुई, फॉर्मली इनॉग्रेट 1979 में, रिपोर्ट सबमिट करी 1980 में। फिर उसके बाद 1990 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने अनाउंस किया पार्लियामेंट में कि रिकमेंडेशन ऑफ द जो मंडल कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होगी। तो 1990 में जो हमारे पीएम थे कौन थे? वीपी सिंह। उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंटेड होगी। थोड़ी इम्पॉर्टेंट कमीशन है, तो इसके मेंबर भी आ सकते हैं कि मेंबर तो ये आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट हैं अपॉइंट किया था बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसके अंदर जो है बीपी मंडल जो है वो चेयरमैन थे, आर भोले जो है वो मेंबर, दीवान मोहनलाल, एलआर नाइक एंड के सुब्रमण्यम और एसएस गिल। तो चेयरमैन प्लस अदर 5 मेंबर, तो 6 मेंबर थे ये लोग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल, तो इसके कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 43B। तो अंडर आर्टिकल 43B तो अभी हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है आपका एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो है सेटअप हुई थी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को पुश करने के लिए। तो 97 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसने क्या है वर्ड कोऑपरेटिव ऐड किया था आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जो आपका पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर जो आता है, उसके अंदर ये वर्ड क्लॉज किया, जिससे मतलब सारे सिटीजन जो है ऑल द सिटीजन टू फॉर्म द कोऑपरेटिव इन द स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो मतलब ये आर्टिकल जो है आपके 19 वाले जो राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं, तो उसमें आप जो है आपके पास फ्रीडम है कि आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं। इसी ने जो है एक नया आर्टिकल 43B जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऐड किया फॉर द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मुझे एक चीज आप बताएंगे कमेंट में, ये 43B जो है वो किस तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब लिबरल है, गांधीयन है, किस तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? आप मुझको नीचे कमेंट में बताएंगे 43B किस तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, टाइप कौन सा है इसका, कि लिबरल है, गांधीयन है, किस तरह का, इंटेलेक्चुअल है, कौन सा है, सोशल है, कैसा है, कैसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? अब ये कमेंट बॉक्स का यूज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद अफसोस होगा यार उस दिन सर्च कर लेते तो शायद ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता। और इस तरह से आपका जो है चीजें भी याद रहती हैं और बेनिफिट ही होता है कहीं ना कहीं। 2 सेकंड की बात है, अगर नहीं भी आता है 2 सेकंड की बात है, लक्ष्मीकांत खोलो, लक्ष्मीकांत नहीं तो इंटरनेट पे ही सर्च कर लो, 2 सेकंड आपको लगेंगे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 107। तो इंडिया की रैंक जो है 107 है आउट ऑफ द 121 कंट्रीज अंडर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एंड इसको रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्थ हंगर। तो बेसिकली इंडिया का जो स्कोर था 29.1 था, जो कैटेगरी थी सीरियस कैटेगरी में, सीरियस कैटेगरी में स्कोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? तो बेसिकली आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 4 मेजर्स में नापा जाता है। पहला हो गया अंडर न्यूरिशमेंट, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग दूसरा हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग तीसरा हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी दूसरा हो गया।
तो इसका आंसर है आंसर ए, माल न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की जगह अंडर न्यूरिशमेंट है। अब अंडर न्यूरिशमेंट क्या होता है? अंडर न्यूरिशमेंट क्या होता है कि जिनकी कैलोरी, तो अंडर न्यूरिशमेंट से समझना कि कैलोरी इनसफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट का नहीं, इसमें कैलोरी इनटेक की बात की गई है। आप कहीं न्यूट्रिएंट या विटामिन हो ये सब लगा के आओ, कैलोरी इनसफिशिएंट होना चाहिए अंडर न्यूरिशमेंट। इसका वेटेज कितना होता है? 1/3, 1/3 होता है। फिर दूसरा हो गया चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग में क्या है, देखो इसको चाइल्ड स्टंटिंग का चाइल्ड स्टंटिंग में क्या है कि चिल्ड्रन जो है उनकी जो एज अंडर द एज ऑफ 5 है, हैव लो हाइट फॉर देयर एज। तो इनकी क्या है? लो हाइट है ऑफ एज स्टंटिंग में। अब इसको याद करने का एक तरीका बताऊं, स्टंटिंग को ऐसे याद कर लेना शाहरुख खान से, SHA, शाहरुख खान, SHA। तो यहाँ स्टंटिंग में क्या होगा? लो हाइट होगी एज पे, तो शाह से याद रहेगा ना, लो हाइट होगी एज पे। शाहरुख खान ऐसे करके, शाह ऐसे करके याद कर लेना, या फिर अमित शाह याद कर लेना, कुछ भी याद कर लेना, मतलब शाह, SHA, शाह ऐसे करके। तो इसमें हाइट हो गया, ये एज हो गया, स्टंटिंग। फिर वेस्टिंग के अंदर क्या होता है? वेस्टिंग के अंदर होता है कि आपका लो वेट फॉर हाइट हो, तो लो वेट फॉर हाइट, लो वेट फॉर हाइट हो। इसका जो स्कोर होता है वो होता है 1/6। इसका भी 1/6 होता है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि शेयर ऑफ द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, फिफ्थ बर्थडे से पहले जो डाई हो जाएंगे, तो वो बेसिकली आपका जो फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और अनहेल्दी एनवायरनमेंट, इन सबको शो करता है। इसका होता है 1/3। तो इसका पहले वाले का 1/3 हो गया, लास्ट वाले का 1/3 हो गया, इन दोनों का 1/6 होता है। तो 1/3, 1/6, 1/6, 1/3। Next question is Integrated Child Development Scheme was launched in 1972, and ICDS scheme offer a package of the 6 service to children in the age group of 0 to 6 year, pregnant women and lactating women। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है, क्योंकि ICDS कब लॉन्च हुई थी? ICDS was launched in 1975। तो बेसिकली ये 6 सर्विस देता है अंडर द एज ऑफ द, मतलब 6 सर्विस देता है किन लोगों को? 0 to 6 वालों को, चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग वाले को। लैक्टेटिंग वुमेन मतलब होता है दोज हु आर फीडिंग देयर बेबीज, दोज आर द लैक्टेटिंग वुमेन। तो ICDS जो स्कीम है वो 6 सर्विसेज के लिए है। पहला हो गया, ये क्वेश्चन आई थिंक 2021 में आया था कि इसमें से कौन कौन सी नहीं है। तो 2021 में आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था इसमें से ICDS के अंदर कौन कौन सा नहीं आता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठ के आ रहे हैं। तो दीज ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चन, इनको देखो, इनमें अपना जो आपसे पूछा जा रहा है, जो कमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, वो सब आप कमेंट करिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो बेसिकली ICDS जो है 6 सर्विसेज हैं इसके अंदर। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, प्री स्कूल एजुकेशन है, प्री स्कूल मतलब स्कूल से जाने से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी वाले और ये सारी जो होती हैं वो मतलब उनको एजुकेशन देते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन मिलती है, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, रेफरल सर्विस होते हैं। तो दीज आर द 6 सर्विसेज अंडर ICDS। नेक्स्ट है सतत स्कीम इज रिलेटेड टू। तो सतत स्कीम किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बायो CNG। तो सतत स्कीम जो है बायो CNG से रिलेटेड है। सतत का पूरा नाम है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली इट इज अ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका ऑब्जेक्टिव है सेटिंग अप द कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द मार्केट यूज। तो स्कीम जो है लॉन्च हुई थी 2018 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन कोलैबोरेटिव विद द सेवरल ऑयल रिलेटेड पब्लिक सेक्टर, जो आपकी ऑयल रिलेटेड कंपनीज है, BPCL हो गया है और HPCL हो गया, इनके साथ मिलकर ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। तो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है वो 14 अक्टूबर को बनाया जाता है। एंड तो ई वेस्ट का मतलब है जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, एंड जो ओल्ड होता है, जो डिस्कार्डेड होता है, जैसे आप फोन है, आपका फोन खराब हो गया, आपने फेंक दिया, आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपने फेंक दिया, तो दीज आर ऑल कंसिडर एज द ई वेस्ट। तो जो ई वेस्ट है वो आपका बनाया जाता है। एंड फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खुला है? फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक आपका
खुला है भोपाल के अंदर। एंड ये इंटरनेशनल ई वेस्ट जो 2020 है उसकी थीम क्या थी? रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। सबको रिसाइकिल करो, कोई कितनी भी छोटी चीज हो सबको रिसाइकिल करना है। सारी चिप्स, सारे सब कुछ रिसाइकिल होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एज पर द पार्ट ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, दीज G20 तो बिल्कुल एकदम याद ही कर लो। G20 मैं इफ टाइम परमिट्स आई विल मेक अ वन वीडियो ऑन द G20 कि जितनी भी सारी मीट हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जितनी मीट्स हुई हैं, जितनी कल्चरल मीट्स हुई हैं, सब हुई हैं। तो इफ टाइम परमिट्स आई विल मेक अ वीडियो ऑन द G20। G20 इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी मीट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ टाइम परमिट्स आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। So, as a part of the India G20 presidency, the government is planning to host the 5 key meeting focusing on the cultural track. तो इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर डी, 1 2 3 4, खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी, आगरा। तो एज अ पार्ट ऑफ द G20 presidency, government planning to host the 5 key meeting at the cultural track at खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी एंड आगरा। तो दीज आर रिलेटेड टू कल्चरल ट्रैक। कल्चरल ट्रैक में खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी एंड आगरा। तो इन सिटीज को इसलिए चुना गया है फॉर देयर वेल नोन मॉन्यूमेंट्स। आपको पता है ये आगरा में कितने वेल नोन मॉन्यूमेंट्स हैं। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, जैसे ताजमहल एंड आगरा फोर्ट यूपी के अंदर। एंड फिर उसके बाद हिंदू एंड जैन टेम्पल जो है खजुराहो के अंदर, हिंदू एंड जैन टेम्पल। फिर कोणार्क सन टेम्पल है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। और हम्पी जो है, हम्पी कहाँ है आपका? कर्नाटका में। तो इसलिए यहाँ चूज किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड इन, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक 2020 में ये क्वेश्चन आया था। इसके 2 स्टेटमेंट आए थे कि इसमें 2020 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ है, इसका है आंसर सी, 2013 में। तो इसका बेसिकली एम है कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है ह्यूमन को प्रोवाइड करना। एंड जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कवरेज फॉर द 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, टोटल पॉपुलेशन। 2/3 मतलब 2/3 जो टोटल पॉपुलेशन है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है, बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 2013 में। और 2/3 पॉपुलेशन जो है इसके अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर द रेसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज? तो इसमें से कौन से इंडियन है वर्ल्ड फूड प्राइज के रेसिपिएंट है? तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, 1 2 3 4, ये चारों हैं। तो वर्ल्ड फूड प्राइज वॉज अनाउंस्ड, अभी जो वर्ल्ड फूड प्राइज है 2020 का जो अनाउंस्ड हुआ है वो मिला है सिंथिया रोजन वी, जो यूएसए से हैं। एंड इसमें से जो इंडियन रेसिपिएंट हैं वो सारे हैं। इसमें स्वामीनाथन जो है वो वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987। एंड फिर उसके बाद शकुंतला हर सिंह टिस्टल हो गया, 2021 में मिला था। 2020 में जो है इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट जो हैं रतन लाल, उनको मिला था। तो इन सबको जो है प्राइज मिला था। एंड वर्ल्ड फूड डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर कॉल्ड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? आंसर सी, सवाना। सवाना आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है सवाना है। तो हम ये सारी ग्रासलैंड देख लेते हैं। तो यूरोप और नॉर्थ एशिया की जो है स्टेपी बोलते हैं। हंगरी की हो गया पोस्टाज, यूएसए की पेरीज हो गया, पेम्पास हो गया, अर्जेंटीना की, साउथ अफ्रीका हो गया वेल्स, डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया का, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड का, सवाना जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, टाइगा जो है यूरोप एंड एशिया। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाता है, एक साल नहीं तो दूसरे साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है।
तो इन सबको जो है आप देखिएगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन, तो सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिना कहाँ टेक प्लेस करता है, तो इसका आंसर है आंसर सी, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो है सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिना टेक प्लेस करता है। तो बेसिकली दिस इज द लेयर वे मोस्ट ऑफ द वेदर और वाटर वेपर एग्जिस्ट, तो यहाँ वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है। और एज वेल एज द दिस इज द लेयर वेयर द ग्रेटेस्ट एनर्जी इम्बैलेंस बिटवीन द सरफेस एंड एटमोसफेयर, तो एनर्जी इनबैलेंस भी है। तो इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट जो नेचर है वो ट्राई टू रीस्टोर द एनर्जी बैलेंस इन दैट लेयर बाय वेरियस मीन्स सच एज कन्वेंशन हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रोसेसेस हो गया, जैसे मतलब वेदर हो गया, वेदर और कन्वेंशन की वजह से जो है इनको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इसलिए जितना भी सारा वेदर फिनोमिना होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो वाटर वेपर यहाँ पाया जाता है, ग्रेटेस्ट एनर्जी बैलेंस पाया जाता है। तो इम्बैलेंस है तो नेचर इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल है, कोई कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे आपका कन्वेंशन से बैलेंस करने की कोशिश करेगा, वेदर फिनोमिना से बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो है सारे वेदर फिनोमिना इसी जो लेयर है उसमें प्लेस होते हैं। तो बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री डेली क्विज होता है। एंड आप यूपी स्पेशल के जितनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो भी सारी इस पे होती हैं। और बाकी जब आपके मेंस की प्रैक्टिस होगी तो हम आंसर राइटिंग भी इसमें करते हैं। बाकी ये जो है आप कोर्सेज हैं, करंट अफेयर कोर्स है, टेस्ट सीरीज एंड फुल कोर्स है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।